हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। ये जो व्यंग्य लेख है, स्त्री जो एक त्वचा है, सुधीश पचौरी जी का है। और सुधीश पचौरी जी समसामयिक विषयों पर लिखने वाले हिंदी के अप्रतिम लेखक हैं। मेरे फेवरेट राइटर हैं। एक क्रिटिक के नाते जितनी बेबाकी और खुलेपन से वे लिखते हैं, बातें कहते हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है। उनका प्रिय विषय मीडिया, बाजार तंत्र, पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी थियरीज आदि हैं, जिनकी पुस्तकों ने हिंदी के छात्रों को, खासकर रिसर्च स्कॉलर्स को, एक नई दिशा दी। खुशी इस बात में भी है कि वे अक्सर केरल में आते रहते हैं, सेमिनारों में मुख्य वक्ता के रूप में। और इसी सिलसिले में उनसे भेंट भी हुई और उन्होंने हमारे चैनल के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया था पिछले साल, लॉकडाउन से ठीक पहले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रिसर्च सिनेरियो, मीडिया और पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी थियरीज पर उनका ये जो इंटरव्यू है, आप ज़रूर सुनिएगा, खासकर अगर आप में से कोई रिसर्च के इच्छुक हों। प्रस्तुत व्यंग्यलेख जो है, विज्ञापन जगत तथा जनता की मानसिकता पर गहरी दृष्टि डालती है। सौंदर्य के हमारे परंपरागत मानदंड बाजार ने एकदम बदल दिए हैं। बाजार ने, ये जो मार्केट है, बाजार तंत्र, उसने एक तरह का देहवादी विमर्श खड़ा कर दिया है। इससे एक नया नस्लवाद पैदा हो गया है, जिसकी ओर लेखक यहाँ व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं, महिलाओं में खास पठनीय एक अंग्रेजी पत्रिका के कुछ विज्ञापन इस प्रकार पढ़े जा सकते हैं। देखिए, एक मैगज़ीन जो लेडीज़ के लिए है, खास करके लेडीज़ ओरिएंटेड है, तो उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स कुछ इस प्रकार आते हैं। एक लेप का विज्ञापन कहता है, मेरी जैसी त्वचा के लिए यह लेप, उसके जैसे स्किन के लिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को दिखाया जाता है और वो कहती है, मेरी जैसी त्वचा के लिए यह लेप। हरी धरती पर लेप की बोतल हल्के बादामी रंग की पड़ी है। शीशी के पास लिखा है, त्वचा इतनी तरोताज़ा, त्वचा इतनी स्वच्छ। विज्ञापन का पाठ कहता है, विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट, उसका जो पाठ है, उसका जो मैसेज है, वो ये है कि मेरा ये जो लोशन है, जो मेरे हाथ में है, जो दिख रहा है आपको, हरी धरती पर हरियाली के बैकग्राउंड में वो लोशन का बोतल यूं पड़ा हुआ है, बादामी रंग का। और कहा, उसमें लिखा है कि इतनी तरोताज़ा त्वचा अगर आपको चाहिए तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी आनंद है और इतना सब करने की है, किंतु अपनी त्वचा की खातिर वक्त निकालना ज़रूरी है। साबुन पानी से धोने के बाद यह शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए। अब देखिए, वो लोग क्या कैसे कैसे हमारे माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है, वो हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी आनंद से भोगने के लिए है, भोगने लायक एक वस्तु है ज़िंदगी। लेकिन इस ज़िंदगी को खुशी से भोगने के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी त्वचा के लिए तुम वक्त निकालो, अपनी त्वचा के लिए भी थोड़ा टाइम दो। साबुन पानी से धोने के बाद एक आम व्यक्ति सोचेगा कि पानी से धो लिया या फिर साबुन से धो लिया तो काफ़ी हो गया। लेकिन ये बाज़ार का ये जो तंत्र है, जो एडवर्टाइजमेंट जगत है, वो हमें सिखाता है कि साबुन और पानी से धोना काफ़ी नहीं है। उसके बाद यह शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए। उसके बाद इस जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया जो बॉटल है, उसमें जो लोशन है, मॉइस्चराइज़र हो या और कुछ भी हो, वो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी त्वचा को। रोज़ाना चेहरे पर लगाइए, एक दो दिन नहीं, डेली लगाइए, एक ऐसे रंग को पाने के लिए जो सुंदर लगे, और आपका रंग यूं निखर कर आएगा कि आप एकदम सुंदर लगेंगे। वर्षा आतप कुछ हो, देर रात में आए, यह शीशी
कोमल बनाएगी। अब देखिए, आप काफ़ी बिजी व्यक्ति होंगे, आपको वर्षा में बाहर जाना पड़ेगा, बारिश के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में। आप देर रात में घर आएँ, मतलब कि इतने टायर्ड होकर आएँ, लेकिन यह शीशी आपको कोमल बनाएगी, झाइयाँ हटाएगी, यहाँ तक कि आपकी जो झुर्रियाँ हैं, जो व्रिंकल्स हैं, वो भी हटाएंगी। इस भाषा को बोलने वाला स्त्री चेहरा बाएं बाजू में है, और गौर से देखें तो चेहरा बच्चों जैसा लगता है। अब जो एडवर्टाइजमेंट में जो फिगर दिखाया जाता है, जिस लड़की के चेहरे को दिखाया जाता है, उसके चेहरे में इतनी मासूमियत होती है कि देखने में लगता है कि वो एकदम बच्चों जैसा है उसका चेहरा। ताजगी, कोमलता और स्वच्छता का प्रतीक, जैसे बच्चों का स्किन होता है, ताजगी, एकदम फ्रेश होते हैं बच्चों का स्किन, कोमल होता है और स्वच्छता का प्रतीक होता है। शीशी के उपयोग का जबरदस्त प्रमाण, एकदम जबरदस्त प्रूफ है। कोई भी व्यक्ति जो इस मैगज़ीन में ये एडवर्टाइजमेंट देखेगा तो उसे लगेगा कि इस बोतल में जो लोशन है उसे लगाने से इस सुंदरी लड़की जैसे हमारी त्वचा भी हो जाएगी। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट जगत जो एक नया बाजार तंत्र क्रिएट कर रहा है, जो हमारे सौंदर्य के परंपरागत मानदंड बदल रहे हैं, उसकी ओर सुधीश पचौरी जी हमारा ध्यान खींचते हैं। एक अन्य विज्ञापन त्वचा लेप के महत्व को समझाता है। एक खूबसूरत त्वचा स्त्री की बहुमूल्य संपदा है। अब देखिए, स्त्री की बहुमूल्य संपदा, कहाँ हम स्त्री को उसके कैरेक्टर, उसके स्वभाव, उसकी बोली, उसकी जो दया माया ममता जो दिखाती थी, उससे एक स्त्री के बहुमूल्य संपदा को हम आंकते थे। वहीं विज्ञापन आज क्या कहता है, एक खूबसूरत त्वचा ही स्त्री की बहुमूल्य संपदा है। अगर आपके पास एक खूबसूरत त्वचा हो, एक स्किन हो, तो वही आपकी सबसे बड़ी जो आपकी तो वही आपकी सबसे बड़ी संपदा है। हर स्त्री चाहती है कि उसकी त्वचा सुंदर और कोमल दिखे। अब एक ऐसा लोशन आ गया जो आपकी खाल की देखभाल करेगा, उसे छुए जाने योग्य बनाएगा। अब देखिए, कौन सी स्त्री नहीं चाहती कि उसकी त्वचा सुंदर और कोमल दिखे। अब ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, ये तो एक मनोविज्ञान की बात है कि हर एक स्त्री चाहेगी कि उसका त्वचा सुंदर और कोमल दिखे। अब एडवर्टाइजमेंट इसी कारण काफ़ी आकर्षित करते हैं स्त्रियों को, लड़कियों को, यहाँ पुरुषों को भी। वो यही आकर्षित करते हैं कि देखो, ये लोशन आ गया है जो आपकी खाल की देखभाल करेगा, उसे छुए जाने योग्य बनाएगा। देखियो, आपके खाल को इतना सॉफ्ट बना देगा, इतना तरोताज़ा और फ्रेश बना देगा कि देखने वाले को मन करे कि उसे छुए। और दाईं ओर चमत्कारी शीशी है, हल्के गुलाबी रंग में। बाएं एक बूंद में एक सुंदरी समझाती है। अमरीकी और यूरोपीय लोगों की त्वचा सफ़ेद होती है, भारतीय लोगों की खाकी होती है। धूप में 5 मिनट खुली रहने पर यह त्वचा काली पड़ जाती है। इससे खाल को बचाना ज़रूरी है। उसे एक छाते या टोपी की ज़रूरत है। यह शीशी एक पर्दा बना देती है जो खाल को जलने नहीं देता। देखो, यहाँ एक सनस्क्रीन लोशन का एडवर्टाइजमेंट है जो कहता है कि जो अमेरिकी और यूरोपीय लोग हैं, उनकी जो त्वचा काफ़ी सफ़ेद होती है, मतलब अगर वो टैन भी हो जाए तो उनका उनका त्वचा काला नहीं होता। लेकिन भारतीय लोगों की जोग्राफिकल जो विशेषता है, भौगोलिक विशेषता है, उसके अनुसार भारतीय लोगों की जो त्वचा का रंग होता है खाकी होती है, और धूप में 5 मिनट अगर खुली रहने पर यह त्वचा काली पड़ जाती है, और इससे बचना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपके त्वचा को एक छाते या टोपी की ज़रूरत है, और यह शीशी एक पर्दा बना देती है जो खाल को जलने नहीं देता। आगे पृष्ठ पलटें तो एक नींबू वाले साबुन का विज्ञापन आता है। अब देखिए, और अगर आप पलटते जाएं तो एक नींबू वाले साबुन का एडवर्टाइजमेंट आता है। इसमें झरने के बीच एक सुंदरी साबुन के साथ अटखेलियाँ करती दिखती हैं। ये हमारे बचपन में ये एडवर्टाइजमेंट काफ़ी फेमस था। एक लिरिल सोप का एडवर्टाइजमेंट था जो उन दिनों काफ़ी सनसनाहट पैदा कर गई थी। एक सुंदरी जो एक साबुन को लेकर अटखेलियाँ करती हैं,
और झरने के बीच वो खड़ी होती है और विज्ञापन का चित्र ही उसका संदेश है। फिर भी नीचे गहरे हरे पीले रंगों में लिखा है, हल्की महक और उत्तेजक नींबू की ताजगी, एक ताज़ा अनुभव। उसमें लिखा होता है। तो उस समय लेमन वगैरह पहली बार सोप्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी तो सभी जगह लेमन, यहाँ तक कि ऑर्किड्स, आलमंड, सभी कुछ का उपयोग, कोकोनट ऑयल, ये सब तो दिखाया जाता है। लेकिन उन दिनों पहले बार नींबू का इस्तेमाल साबुन में किया गया था। और यहाँ देखो, एक झरने के बीच एक सुंदरी खड़ी है और उसके हाथ में एक साबुन है हरे रंग का, और नीचे गहरे हरे पीले रंगों में क्या लिखा है, हल्की महक और उत्तेजक नींबू की ताजगी, एक ताज़ा अनुभव। एक विज्ञापन गोरे रंग का पूरा शास्त्र ही रच डालता है। बाएं बाजू एक सांवली लड़की उदास नीची नज़र किए दिखती है। अब देखिए, ये जो फेयर दिखना, जो फेयरनेस क्रीम्स हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि आपके त्वचा को और गोरा बना देगी, ये हमारे मानसिकता के साथ बहुत ही खिलवाड़ करती हैं। कि हमारे समाज में आपको पता ही है, खास करके जो मार्केटिंग है, जो मैरिज का जो प्रपोजल आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यही दिखता है कि गोरे त्वचा पर काफ़ी कंसंट्रेट किया जाता है। और यहाँ पे इस विज्ञापन ने गोरे रंग का एक पूरा शास्त्र रच डाला। आपको दिखाया जाता है कि बाएं बाजू में एक सांवली सी लड़की खड़ी है, जो उदास है और नीची नज़र किए हुए है। देखो, वो सांवली है इसलिए वो उदास है, उसके त्वचा के रंग के कारण वे उदास और परेशान है। और नीचे लिखा है, अगर आप इसे पढ़ेंगी तो गोरे होने के स्वप्न को साकार कर सकेंगी। और दाएं बाजू में एक रंगीन तस्वीर है जिसमें एक लड़की खुश है। वह एक फिल्म अभिनेत्री है जो कहती है, मेरे स्वप्न साकार हुए और मेरी दुनिया बदल गई। और विज्ञापन के नीचे नारियल, खीरा, दूध आदि दिखाया गया है। एक एडवर्टाइजमेंट्स में एक तरफ एक सांवली लड़की उदास खड़ी है और दूसरी तरफ एक फिल्म अभिनेत्री है जो काफ़ी खुश है। मतलब कि वो गोरी है, उसका त्वचा गोरा है, इसलिए वो जीवन में सक्सेसफुल हुई है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जो फेयर एंड लवली क्रीम है, उसके ऊपर एक मुकदमा चला था उसमें, और उसमें से फेयर वर्ड को हटा दिया गया था। क्योंकि फेयरनेस एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंकने में किस हद तक ज़रूरी है, इस पर चर्चाएं हुई जमकर। और ये बताया गया कि त्वचा का जो स्वाभाविक रंग है, चाहे काला हो, खाकी हो, गोरा हो, कुछ भी हो, उसमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंका नहीं जा सकता। इसलिए ये जो फेयर को जोड़ना, उसे हानिकारक सिद्ध किया गया। और हाल ही में आपको पता ही है, फेयर एंड लवली जो कंपनी है, उसने उसमें फेयर हटा दिया है। लेकिन ये लेख बहुत पहले लिखा गया है सुदेश पचौरी जी ने। तो उस समय ये बाजार का एक तंत्र जो आज भी है, गोरा दिखना सभी के मन में एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। बच्चे के जन्म होने से शुरू होता है। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि लोगों में यही बात होती है कि काला है या गोरा है। अगर गोरा है तो ये सांवले की ओर जाएगा या और निखरेगा इसका रंग। और यह वहीं से शुरू हो जाती है। खास करके अगर लड़की हो तो गोरा होना बहुत ज़रूरी है हमारे इंडियन जो कल्चर में, या फिर हमारी इंडियन सोसाइटी की जो हमारी जो मानसिकता है, वो बदलना चाहिए। उसे बदलने के लिए ही लेखक ने इस प्रकार का लेख लिखा है। एक अन्य साबुन दोहरी ताजगी दिखाता है। एक मर्द का गोरा चेहरा हंस रहा है, दो स्त्रियां दो तरफ से चूम रही हैं। फिर मुहासा खत्म करने वाली क्रीम वाला कहता है, उस मुहासे को कैसे रोकें जो आपके चेहरे से आकर्षण को चुराता है। अब देखिए, एक पुरुष को, धीरे धीरे पुरुष भी आए एडवर्टाइजमेंट्स में, जो फेयरनेस क्रीम के या फिर जो पिंपल्स के खिलाफ जो क्रीम्स वगैरह हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट में मर्द भी आने लगे। और एक मर्द का गोरा चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है, और दो स्त्रियां, देखो एक नहीं, दो दो स्त्रियां दोनों तरफ से चूम रही हैं उसे। और फिर उसमें लिखा होता है कि उस मुहासे को कैसे रोकें जो आपके चेहरे से आकर्षण को चुराता है। एक साबुन के बारे में एक सुंदरी कहती है, यह साबुन मेरी त्वचा की देखभाल जिस ढंग से करता है, उसके उस ढंग से मुझे प्यार है। देखो, लड़की को साबुन से प्यार है। देखो, वो कहती है
यह साबुन मेरी त्वचा की देखभाल जिस ढंग से करता है उसके उस ढंग से मुझे प्यार है। कितना हमारे जो बच्चों के खास करके जो टीनेजर्स हैं, जो युवा हैं, युवतियां हैं, उनके माइंड को मैनिपुलेट करने लायक जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो इस प्रकार आते रहते हैं मैगज़ीन्स में, फिल्मों में के बीच में, या फिर सीरीज़ मैगज़ीन्स में आते हैं, या फिर टेलीविज़न में आते हैं, फिल्मों में आते हैं। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स बीच बीच में आते हैं। स्त्रियों को सीधे संबोधित तमाम अंग्रेज़ी हिंदी पत्रिकाएं और फैशन पत्रिकाएं ऐसे विज्ञापनों से भरी होती हैं जो स्त्री के चेहरे की त्वचा और बालों के प्रसाधनों को विज्ञापित करती हैं। अब देखिए, स्त्रियों को सीधे संबोधित करने वाले कई इंग्लिश और हिंदी के मैगज़ीन्स हैं, फैशन मैगज़ीन्स हैं, जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट से भरे हैं। इन तमाम विज्ञापनों में गोराई, ताजगी और आकर्षण जैसे शब्द बारंबार प्रयुक्त होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं, जो फेयरनेस है, जो फ्रेशनेस है और जो अट्रैक्टिव है, गोराई, ताजगी और आकर्षण, ये शब्द इन एडवर्टाइजमेंट्स में बार बार आते हैं। स्त्रियों के लिए विज्ञापित वस्तुओं, खासकर प्रसाधन सामग्री आदि के लिए अनिवार्य शब्दकोश की तरह ये नए सौंदर्य शास्त्र की आधारशिलाएं हैं। सुधीश पचौरी जी कहते हैं ये जो नया सौंदर्य शास्त्र है उसकी आधारशिलाएं हैं, और इसके लिए तो लगता है एक अलग डिक्शनरी ही चाहिए। मतलब कि सनस्क्रीन लोशन या फिर मॉइस्चराइज़र या फिर जो जितने भी नए नए जो टेक्निकल वर्ड्स हैं सौंदर्य से जुड़े हुए, फेयरनेस क्रीम तो अलग है ही, ऊपर से फेयरनेस लोशन या फिर मॉइस्चराइज़र या फिर एंटी व्रिंकल क्रीम, इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं मेरे जो लेखक के ख्याल से एक अलग शब्दकोश की मांग करता है। इतनी अधिक सौंदर्य सामग्रियां हैं। हम माने या ना माने, प्रसाधन सामग्री और विज्ञापनों ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य का एक नया मानक स्थापित कर दिया है। इसलिए लेखक कहते हैं हम माने या ना माने, लेकिन ये जो प्रसाधन सामग्री है, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, विज्ञापन हैं, इन सब ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य का एक नया मानक स्थापित कर दिया है, एक नया स्टैंडर्ड। अगर स्त्री को ब्यूटीफुल होना है तो उसे इस प्रकार फ्रेश होना है, इस प्रकार उसे फेयर होना है, इस प्रकार उसमें मुहासे नहीं होने चाहिए, इस प्रकार उसके व्रिंकल्स नहीं होने चाहिए, वो इस प्रकार दिखना चाहिए उसे, ऐसा एक मानक स्थापित कर दिया है। अब ये क्या है, जब समाज में इस प्रकार का एक मानक स्थापित हो जाता है तो उस मानक को अटेन करने में, उस स्टैंडर्ड को अटेन करने में लोग भाग दौड़ लगाते हैं, और इसी भाग दौड़ में उन सौंदर्य वर्धक वस्तुओं को खरीदते हैं। यही चलता है, और धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसी स्त्री उठ खड़ी हुई है जो भयानक आकर्षक है। अब इन एडवर्टाइजमेंट्स ने हमारे बीच एक ऐसी स्त्री को उठ खड़ा कर दिया है जो भयानक आकर्षक है। उसकी त्वचा कैसी है? काफ़ी चमकदार है, वह तरोताज़ा है, एकदम फ्रेश है, बच्चों जैसी। मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती है, उसके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती है। फिल्मों में, सीरियलों में, विज्ञापनों में, तमाम जगह स्त्री का चेहरा युवा, चमकदार, तरोताज़ा और आक्रामक है। ये सभी जगह देखा जाता है। आप फिल्म में देखें, सीरियल में देखें, एडवर्टाइजमेंट्स में देखें, तमाम जगह स्त्री का ये जो चेहरा है एकदम युवा है, चमकदार है, तरोताज़ा है, फ्रेश है और आक्रामक है। मतलब इतना आक्रामक सौंदर्य है कि उसे एक बार कोई देखे तो उसे बार बार देखने का मन करता है। इस सौंदर्य शास्त्र का आधार त्वचा है। समूचा बल ताज़ा, चमकदार और गोरी त्वचा पर है। सभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्किन पर, त्वचा पर, और सभी का ध्यान रहता है कि ये जो त्वचा हो वो चमकदार हो, ताज़ा हो, फ्रेश हो और गोरा हो, फेयर हो। सारा ध्यान स्त्री के चेहरे पर है। तरोताज़ा बनाए रखने का दर्शन कहता है कि मनुष्य का सौंदर्य उसकी खाल में रहता है। देखो, मनुष्य का सौंदर्य उसकी खाल में रहता है। खाल मतलब जो स्किन होता है,
अब देखिए, ये जो सौंदर्य शास्त्र है नया, उसमें स्त्री का सौंदर्य केवल स्किन तक सीमित कर दिया गया है। तरोताज़ा बनाए रखने का दर्शन कहता है कि मनुष्य का सौंदर्य उसकी खाल में रहता है। इस तरह समूचा प्रसाधन तंत्र मूलतः एक खाल तंत्र में तब्दील हो गया है। अब लेखक कहते हैं ये जो समूचा प्रसाधन तंत्र है, जो भी हम अपने आप को ब्यूटीफाई करने के जो भी तंत्र हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता आ रहा है कि पूरा मनुष्य का सौंदर्य उसके खाल पर आधारित है। आखिर इतनी तरोताज़ा खाल क्यों चाहिए? अब लेखक प्रश्न करते हैं कि आखिर इतना फ्रेश और तरोताज़ा खाल की ज़रूरत क्या है? इस पर स्त्रियों की खाल ही क्यों चाहिए? अब देखिए, इस पर भी स्त्रियों पर ही क्यों इतना दबाव डाला जाता है? इसलिए कि मर्दों के लिए ताकत का संदेश तय पाया गया है। मर्दों की खाल क्यों नहीं? अब लेखक पूछते हैं, भाई ये जो स्किन है फ्रेश होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ये सब पूरा दबाव स्त्रियों पर ही क्यों है? इसमें ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? और लेखक स्वयं उसका उत्तर ढूंढते हैं कि हो सकता है मर्दों की खाल पर नहीं, उनकी ताकत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मर्द ताकत का प्रतीक माने जाते हैं, मर्द मतलब मर्दाना मतलब ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें लक्षित विज्ञापन उनकी कोमलता का बखान नहीं करते। शायद इसलिए मर्दों को लक्षित किए जाने वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, उसमें उनके कोमलता का बखान नहीं किया जाता। मर्द कोमल होता ही नहीं है, होना नहीं चाहिए, ऐसे हमें हमारा समाज सिखाता है कि बच्चों को रोना नहीं है, लड़कों को रोना नहीं है, रोना नहीं है कह कह के अब ये बच्चों पर, जो छोटे लड़के होते हैं, उन पर ये इमोशनल, ये जो बात होती है, रोने की बात होती है, वो बच्चों को से कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं। अब शायद इसलिए एडवर्टाइजमेंट्स में उनको ताकत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनका कोमल होना ज़रूरी नहीं है। कोमलता स्त्री का विशेषण ठहरा। कोमलता हो तो मुरझाई नहीं हो। अब देखिए, केवल कोमल होना या फिर सॉफ्ट होना काफ़ी नहीं है, वो मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब कि फ्रेश होना चाहिए। कोमल हो कोई चीज़ और ताज़ा ना हो तो कोमलता दिखेगी कैसे? अब कोई चीज़ कोमल हो लेकिन ताज़ा नहीं हो तो कोमलता दिखेगी नहीं। ताज़ा हो तो आकर्षक दिखना अनिवार्य है। अब देखिए, केवल कोमल और ताज़ा होना ज़रूरी नहीं है, अट्रैक्टिव भी होना है, आकर्षक दिखना है। कारण आकर्षण सौंदर्य की जगह ले चुका है। प्रसाधन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह असुंदर को आकर्षक बनाते हुए अनिवार्य बना सकता है। अब देखिए, कहाँ से कहाँ ये जो प्रसाधन शास्त्र है, जो हम अपने आप को मेकअप इंडस्ट्री कहते हैं, जो हमारे मेकअप इंडस्ट्री हैं, ये मेकअप इंडस्ट्री ऐसा मेकओवर कर सकता है जिसमें असुंदर को आकर्षक बना सकता है और अनिवार्य भी बना सकता है। इतना मेकअप में इतना मेकओवर किया जा सकता है। जो नेचुरली असुंदर है उसे वो पहले अट्रैक्टिव बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, और आकर्षक बनाते हुए उसे अनिवार्य बना सकता है। मतलब उसे हम, उसके बिना हम जी नहीं सकते, इतना अनिवार्य बना सकता है ये प्रसाधन शास्त्र। अंग्रेजी के रूमानी कवियों ने सौंदर्य को शाश्वत आनंद का कारण कहा। अंग्रेजी के जो रोमांटिक पोइट्स हैं, उन्होंने कहा है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। वह सौंदर्य वायवी था, अमूर्त था, भावना का था, हृदय का था। लेकिन उन्होंने जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वो क्या था? एक अमूर्त था, एक भावना था, वो हृदय का सौंदर्य था। सौंदर्य प्रायः दृष्टा की दृष्टि या भावना में रहता था। अब ये जो सौंदर्य है, जो देखने वाले के आंखों में है, भी एक यूसेज है अंग्रेजी में, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। देखने वाले के नज़रों में होता है सौंदर्य। तो ये जो हमारी त्वचा पर हमारे आकर्षक दिखने पर जो जोर दिया जा रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि दूसरों के नज़रिए
का देखने का जो नज़रिया है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है सौंदर्य का। उस पर भी निर्भर करता है हमारे सौंदर्य का जो मापदंड है। ऐसा नहीं है कि हम आकर्षक दिखने की होड़ में लगे रहें और दूसरों को हमारा सौंदर्य नज़र ही ना आए। अब ये जो सौंदर्य है वो दृष्टा की दृष्टि या भावना में रहता था, देखने वाले की आंखों में रहता था। वह अमर, शाश्वत और नित्य नवीनता से युक्त होता था। रमणीय वही होता था जो नित्य नया होता रहे। परंपरागत सौंदर्य शास्त्र में रूप सौंदर्य से अधिक भाव सौंदर्य पर जोर रहता था। यहाँ देखिए, लेखक हमारे जो ट्रेडिशनल सौंदर्य शास्त्र हैं और अभी का जो सौंदर्य शास्त्र है उन दोनों को कंपेयर करके, तुलना करके कहते हैं कि जो हमारे परंपरागत सौंदर्य शास्त्र हैं उसमें रूप सौंदर्य से अधिक भावना या फिर भाव सौंदर्य, हृदय का सौंदर्य, उसको प्रमुखता दी जाती थी। और यहाँ क्या होता है, यहाँ रूप सौंदर्य पर अंदर से, हृदय से, चाहे आदमी कितना ही कुरूप या दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन आज का प्रसाधन शास्त्र उसे बाहर से इतना आकर्षक और अनिवार्य बना देता है कि उसकी अंदर की कुरूपता एकदम से ढक जाती है। लेखक यही कहते हैं कि परंपरागत सौंदर्य शास्त्र में हृदय को महत्व दिया जाता था, मानव के स्वभाव को महत्व दिया जाता था, लेकिन यहाँ केवल बाह्य आकर्षण पर ही बल दिया जा रहा है। नए सौंदर्य शास्त्र का सारा दारोमदार रूप पर है। इसीलिए नख शिख रूप वर्णन का नया रीतिकाल एक उद्योग की शक्ल में पैदा हो गया है। इस नए रीतिकाल ने पुराने रीतिकालीन दरबारी ग्राहक को हर जगह पैदा कर लिया है। विशाल मध्य वर्ग उन तमाम सुखों की लूट में व्यस्त है जो एक ज़माने में सिर्फ सामंतों, राजाओं को उपलब्ध थे और जिनका एकाधिकार था। अब देखिए, ये जो नया कंज्यूमर युग आ गया है, जो उपभोक्तावादी युग आ गया है, इसमें लेखक कहते हैं कि इसमें रूप पर, टू लुक अट्रैक्टिव, इस एक मंत्र पर इतनी प्रमुखता दी जाती है कि पुरानी रीतिकालीन संस्कृति उभर कर आ गई है। रीतिकालीन संस्कृति, जैसे आपको पता है, दरबारी संस्कृति, जब मुग़ल शासन हो रहा था भारत में, तो दरबारी जो शानो शौकत थी, उनके रहने का जो ढंग था, दरबारी कवियों का सौंदर्य का जो वर्णन करने का तरीका था, वो एकदम से अलग था। मतलब कि नख शिख वर्णन किया जाता था स्त्रियों के सौंदर्य का, नख से लेकर, पाँव के नख से लेकर शिख तक, हमारे जो हरेक अवयव को लेकर, आँख, फिर शरीर के हरेक अवयव को लेकर उसकी सुंदरता का बखान किया जाता था। और उस समय के जो सामंत थे, राजा थे, काफ़ी प्रसाधन के लिए काफ़ी वक्त बिताते थे। उस समय की जो सामान्य जनता थी उनके पास उतना वक्त भी नहीं था, उतनी धन संपत्ति भी नहीं थी कि प्रसाधन के लिए ज़्यादा ध्यान दें या फिर खर्च करें प्रसाधन सामग्री के लिए। लेकिन सुधीश पचौरी जी कहते हैं आजकल तो आम आदमी भी सामंतों जैसा हो गया है। मतलब अपने बॉडी के ब्यूटिफिकेशन के लिए, अपने मेकओवर के लिए, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। रीतिकालीन दरबारी संस्कृति वापस आ गई है। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए कितना खर्च करने के लिए भी साधारण से साधारण आदमी भी तैयार है। ब्यूटी पार्लर में जाके हेयर में डाई करेंगे, बालों को डाई करना, उसे स्मूथन करना, उसे प्रोटीन रिच बनाना, और फिर फेशियल, अलग अलग तरह के फेशियल्स करना। तो इस प्रकार आम आदमी भी रीतिकालीन दरबारी संस्कृति दिखाने लगा है। उपभोक्तावादी युग ने उस सामंती अहंकार की मूछें मरोड़ कर धर दी हैं। सामान्य परिवार की लड़कियों के चेहरे रूप सज्जा में नूरजहां के चेहरे का मुकाबला करते हैं। जो साधारण सामान्य परिवार की लड़कियां हैं वे भी नूरजहां जैसे दिखने लगी हैं इस प्रसाधन शास्त्र के रहते। कभी कभी तो स्वयं नूरजहां प्रसाधन बेचने निकली होती है। विज्ञापन जगत के विशेषज्ञों ने कड़ी मेहनत से कुछ नुस्खे तैयार किए हैं। उनमें स्त्री के सामान्य भावों, गुणों और नाक नक्श का मानकीकरण किया जाता है। ये जो विज्ञापन जगत की जो स्पेशलिस्ट हैं,
ये जो विज्ञापन जगत की जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करके कुछ फॉर्मूले तैयार किए हैं। उसमें क्या है, स्त्री के सामान्य भावों, गुणों और नाक नक्श का मानकीकरण किया जाता है। एक मानकीकरण मतलब एक स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि अगर स्त्री का सौंदर्य हो तो उसे इतना गोरा होना चाहिए, उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, वो इतनी स्लिम होनी चाहिए, वैसे वैसे स्टैंडर्ड कर दिया जाता है। रूप वैविध्य जो प्रकृति का धर्म है में ऐसे सामान्य सूत्र ढूंढ लिए गए हैं जो हर स्त्री के लिए प्रीतिकर हो सकते हैं। अब देखिए, प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है कि रूप वैविध्य हो। अब जहाँ भी देखें, इतने सारे व्यक्तियों को आप देखेंगे अपने आसपास, आप अपने चारों ओर देखें, मानव कितना अलग दिखता है। एक मानव दूसरे मानव से उसका रूप वैविध्य कितना अलग होता है, और ये प्रकृति का एक साधारण सा नियम है। लेकिन यहाँ क्या है, सामान्य सूत्र ढूंढ लिए गए हैं, सभी को स्टैंडर्डाइज करके एक ऐसा रूप को स्टैंडर्ड कर दिया गया है कि सभी लड़कियां, सभी स्त्रियां उस मानकीकरण, उस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म को अडेप्ट करने की कोशिश करती हैं। सुंदर एवं आकर्षक दिखने की इच्छा एक उम्र में नैसर्गिक होती है, किंतु बाल रंगने, झुर्रियाँ मिटाने और युवा दिखाने की गारंटी करने वाले विज्ञापन सबसे ज़्यादा उन्हें फुसलाते हैं जो नैसर्गिक सौंदर्य से अधिक कुछ और चाहते हैं। अब फिर लेखक कहते हैं कि एक एज होता है, जब टीनेज होता है या फिर यौवन काल होता है, तब उस समय स्वाभाविक रूप से लोगों में सुंदर एवं आकर्षक दिखने की इच्छा होती है। लेकिन जो मिडिल एज पास कर चुके होते हैं, वो अपना हेयर डाई करने लगते हैं, वो अपना व्रिंकल्स हटाने की कोशिश करते हैं, झुर्रियाँ मिटाने की, और वो युवा दिखाने की गारंटी करने वाले विज्ञापनों के पीछे भागते हैं। मतलब कि उनका एज हो गया है, वो मिडिल एज पार कर चुके हैं, वो बूढ़े दिखने लगे हैं, लेकिन दिखना नहीं चाहते। तो फिर वो सभी कोशिश करेंगे कि उनकी झुर्रियाँ मिट जाएं। तो एंटी व्रिंकल्स क्रीम आजकल काफ़ी चलन में है। और फिर हेयर डाइस, जहाँ आपके बाल जो हैं, जो स्वाभाविक रूप से सफ़ेद हो गए हैं, उन्हें रंगने में काबिल हैं। और ऐसे कई विज्ञापन हैं। और इससे क्या होता है, इन विज्ञापनों के पीछे वे भागते हैं जो नैसर्गिक सौंदर्य से अधिक कुछ और चाहते हैं। स्त्री का मॉडल कोमल, युवा, आकर्षक, सुंदर और उत्तेजक ही हो सकता है। विज्ञापन जगत स्त्री की इस छवि को एक ही साथ उत्तेजित और मजबूत बनाता हुआ चलता है। अब स्त्री का जो मॉडल है वो हमेशा आकर्षक, युवा और सुंदर और उत्तेजक हो, ऐसा होना ही है। यही एडवर्टाइजमेंट जगत बताती है। और ये जो विज्ञापन जगत है, स्त्री की इस छवि को उत्तेजित और मजबूत बनाता हुआ चलता है। त्वचा और चेहरे की देखभाल, केश एवं नाखूनों की देखभाल आदि की बढ़ती हुई चिंता बताती है कि विज्ञापन शास्त्र ने मनुष्य की हमेशा जवान बने रहने की इच्छा को महाकाव्यात्मक विस्तार दे दिया है। अब ये जो त्वचा और चेहरे की देखभाल, फेस अथवा हमारा स्किन, फिर हमारे जो बाल हैं, नाखून हैं, नेल आर्ट भी आजकल खूब चलता है, आर्टिफिशियल नाखून लगाया जाता है, और केश में तो न जाने क्या क्या किया जाता है। जो स्ट्रेट हेयर है उसे कर्ली कर दिया जाता है, कर्ली को स्ट्रेट किया जाता है, और फिर स्मूथनिंग वगैरह तो है ही। उसकी देखभाल की बढ़ती हुई चिंता ये बताती है विज्ञापन शास्त्र ने मनुष्य की हमेशा जवान बने रहने की इच्छा को महाकाव्यात्मक विस्तार दे दिया है। ये तो प्राचीन काल से ही, जैसे अमृत को पाने की इच्छा जो देवों में, असुरों में थी, वही आज भी उतनी ही प्रबल या फिर कहें उससे अधिक प्रबल दिखाई दे रही है कि मानव बूढ़ा होना ही नहीं चाहता, वो हमेशा जवान बना रहे, जवान दिखे। उसके शरीर में अगर स्वाभाविक रूप से बुढ़ापे के लक्षण आए तो उसे ढक दे। यही प्रसाधन शास्त्र आजकल कर रहा है। हमेशा तरोताज़ा दिखे, हमेशा आकर्षक दिखें, हमेशा प्रभावशाली दिखें। इन संदेशों में तरोताज़ा रहने की जगह
दिखने पर अधिक जोर रहता है। अब लेखक इन एडवर्टाइजमेंट्स की बारीकियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमेशा तरोताज़ा दिखें, इस पर जोर है। ये नहीं कि तरोताज़ा रहें, केवल दिखना है बाह्य रूप से। अंदर से आप चाहे फ्रेश ना हो, लेकिन बाहर से तरोताज़ा आपको दिखना है, आकर्षक दिखना है। आप कैसे दिखते हैं वही आपको होना है। यदि आप दूसरे का ध्यान नहीं खींच सकते तो आपका होना कहाँ हुआ। आपका एक्सिस्टेंस ही व्यर्थ है अगर आप दूसरे को अपनी ओर खींच नहीं सकते, आकर्षित नहीं कर सकते। दूसरे का ध्यान आकर्षित करने में आप सफल नहीं हुए तो आपका होना ही क्या हुआ। अब देखिए, इतना प्रेशर बढ़ जाता है आज के युग में, क्योंकि आपको एक तो अगर आप अंदर से तरोताज़ा ना हो, आकर्षक ना हो, तो भी आपको दिखना है, और ऊपर से अगर आपका आकर्षण दूसरों को प्रभावित नहीं करता तो फिर आपका होना ही। तो इस प्रकार सुधीश पचौरी जी ये कहते हैं कि आजकल केवल आर्टिफिशियल रूप से जो रूप सौंदर्य है उसी पर बल दिया जाता है। आपको केवल दिखना है। अंदर से आप चाहे कितने भी बुरे हों, अंदर से आप तरोताज़ा ना हो, अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन बाहर से आपको दिखना है। और इस सौंदर्य के मानकीकरण के कारण, एक स्टैंडर्डाइजेशन के कारण, ये एक दौड़ बनी रहती है युवाओं में, या फिर जो प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए हैं वे सभी जवान दिखने की एक दौड़ में लगे हुए हैं। और जो ऑलरेडी जवान हैं वो अपने आप को अट्रैक्टिव और आकर्षक दिखने की दौड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर वे आकर्षक नहीं दिखे तो उनका होना ही व्यर्थ हुआ, उनका जीना नहीं हुआ, अगर दूसरे उनके सौंदर्य को देखकर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। वे आगे कहते हैं, आजकल तो समूची देह ही हमलावर बना दी गई है। त्वचा पर अतिरिक्त जोर इस देहवाद का नया पहलू है। वे कहते हैं आजकल एक नया देहवाद ही शुरू हो गया है। इससे पहले नेत्रों, गालों और बालों पर जोर था। आज से 20-25 वर्ष पहले के विज्ञापन देखें तो पता चलता है कि प्रसाधन सामग्री त्वचा की चमक, ताजगी और कोमलता पर जोर न देकर आँखों की नज़र, केशों की चमक और मजबूती और गालों की लाली पर जोर देती थी। अब देखिए, ये बारीकी से जाते हैं कैसे 20-25 वर्ष पहले के विज्ञापनों में प्रसाधन सामग्री हमारे स्किन की चमक, ताजगी और कोमलता पर जोर न देकर आँखों की नज़र, केशों की चमक, उसकी मजबूती और गालों की लाली पर जोर देती थी। त्वचा बुनियादी कैनवास नहीं थी। देखिए, 20-25 साल पहले स्किन इतना बुनियादी कैनवास नहीं था सौंदर्य का। आज त्वचा यानी देह एक जीता जागता कैनवास बना दिया गया है। आज तो देह अथवा त्वचा एक जीता जाता कैनवास बना दिया गया है। लेखक कहते हैं ये देहवाद का एक नया पहलू है, जिसमें त्वचा को एकदम फाउंडेशन, बेस माना गया है। त्वचा को कैनवास, क्रीड़ास्थली और रंगस्थली बना देने गहरे सांस्कृतिक अनुरोध है। चूंकि प्रसाधन सामग्री का सबसे बड़ा लक्ष्य स्त्री है, इसलिए त्वचा पर जोर देने के अर्थ सेक्सी हो उठते हैं। इन विज्ञापनों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम स्त्री नहीं, सिर्फ एक त्वचा के बारे में सोच रहे हैं। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लेखक इस बात पर बल देते हैं कि ये जो प्रसाधन सामग्री है मुख्य रूप से किसे लक्ष्य करता है? नारी को लक्ष्य करता है। और इन विज्ञापनों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम स्त्री नहीं, सिर्फ एक त्वचा के बारे में सोच रहे हैं। तभी वो कहते हैं स्त्री जो महज एक त्वचा है, स्त्री एक केवल एक स्किन के रूप में रिड्यूस हो गई है। उसकी वैल्यू केवल उतनी ही रह गई है कि वो एक त्वचा मात्र है, क्योंकि पूरा ध्यान त्वचा पर ही दिया जाता है, न कि उसके व्यक्तित्व पर। ये नहीं देखा जाता कि वो आत्मनिर्भर है या नहीं, वो निडर है या नहीं, वो निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं, वो ये सब नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि उसकी त्वचा कैसा है। त्वचा ताज़ा है, कोमल है या गोरा है, आकर्षक है, आक्रामक है, बस यही देखा जाता है।
स्त्री त्वचा मात्र बना दी गई है। सौंदर्य का उद्योग स्त्री को मारकर उसकी खाल को उतार कर बेचता है। देखिए कहाँ तक पचौरी जी कहते हैं कि ये जो सौंदर्य का जो इंडस्ट्री है, जो ब्यूटी का जो इंडस्ट्री है, वो स्त्री को मानो मार कर उसकी खाल को उतार कर बेचता है। यह एक संयोग ही तो है कि आज से 50 वर्ष पहले जो देह क्रांति अमेरिका यूरोप में शुरू हुई थी, वह अपने विकसित रूप में हमारे समाज में घट रही है। प्रसाधन उद्योग ने देशों की सीमाएं तोड़ दी हैं। ये जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण वगैरह जो हम कहते हैं, उसमें क्या हुआ है कि देश की सीमाएं तोड़ दी गई हैं। ऐसा पूरा लिबरल हो गया है, ट्रेडिंग लिबरल हो गया। और इससे क्या होता है कि जो देह क्रांति अमेरिका और यूरोप में शुरू हुई थी कोई 50 साल पहले, वो अपने विकसित रूप में हमारे समाज में घट रही है। वो उसके पूरे डेवलप्ड रूप में वो जो देह क्रांति था, वो अब यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी साफ नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है। जो यूरोप में घटता है वो उसी समय हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। जो एडवर्टाइजमेंट वहाँ दिखाई देता है वो यहाँ भी उतना ही सुलभ है। एक नया पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे बाज़ारों, घरों के डाइनिंग रूमों तक फैला है। एक नया पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे बाज़ारों, घरों के डाइनिंग रूमों तक फैला है। हज़ारों लाखों बार हम इस नए सौंदर्य के आदर्शों को निहारते रहते हैं, मोहित होते रहते हैं। अब देखिए एक नया पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे बाज़ारों, हमारे घरों के ड्राइंग रूमों में फैला है। और ये क्या है? ये पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र की हम नकल कर रहे हैं। हम इस नए आदर्शों को निहारते हैं, मोहित होते हैं उसे देखकर। कस्बों, छोटे नगरों तक में पहुंच गए ब्यूटी पार्लर बहुत सी स्त्रियों के लिए दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक ज़रूरतें बन गए हैं। अब देखिए जो कस्बे हैं, कस्बा मतलब आप जानते हैं जो गांव से शहर बनने की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें है। न गांव रह गया है वो, न शहर, मतलब कि उसका हाफ डेवलप्ड जो गांव होता है, जो शहर जैसा दिखने लगा है, वो है कस्बा। और छोटे छोटे नगरों में भी ब्यूटी पार्लर्स इतने सारे मशरूम हो गए हैं, इतने सारे ब्यूटी पार्लर्स आ गए हैं कि बहुत सी स्त्रियों के लिए डेली जाना एक नित्यक्रम सा बन गया है। और वीकली और या फिर फोर्टनाइटली, 2 हफ्ते में एक बार या हफ्ते में एक बार, या किसी किसी को तो डेली जाना है, ऐसा एक ज़रूरत सा बन गया है, एक नेसेसिटी सा बन गया है। नए सौंदर्य शास्त्र ने लोगों को अत्यधिक सचेत कर दिया है कि वे यह ख्याल रखें कि वे कैसे दिखते हैं। लेखक कहते हैं ये जो नया सौंदर्य शास्त्र है, जो पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे यहाँ फैल गया है, वो हमारे मन में ये पैदा करता है कि हम कैसे दिखते हैं, हाउ यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जैसे आपका कोई बर्थडे पार्टी है तो जाना ज़रूरी है ब्यूटी पार्लर, कोई एंगेजमेंट है, कोई मैरिज, कोई भी फंक्शन हो, आपका फंक्शन ना हो, आप केवल गेस्ट के रूप में जा रहे हो, लेकिन ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करना बहुत ज़रूरी हो गया है कई लोगों के लिए। उसे जीवन की सफलता और उपलब्धियों को इस दिखने से जोड़ दिया है। देखिए कैसे आप दिखते हैं, उसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। इसने एक नया नस्लवाद पैदा किया है। हम ताज़ा दम चमकदार चेहरे का रौब खाते हैं और मलिन चेहरों से, चाहे हमारे अपने हों, घृणा करते हैं। अब इससे क्या हो जाता है कि हमारे बीच में ही हमारे अपने अगर सादा सा मुंह लेकर हमारे सामने आए तो हम उससे घृणा करते हैं। हम जब सेल्फ़ी खींचते हैं तो उन रिश्तेदारों को या उन दोस्तों को अपने सेल्फ़ी के फ्रेम में आने ही नहीं देते जो देखने में आकर्षक न हो, हम उनसे घृणा करते हैं। प्रसाधन के इस त्वचावाद ने साधन संपन्न को आकर्षक बना दिया है, संपन्नता के बदबूदार ठीहों को कमनीय बना डाला है। जो साधन संपन्न है, जिसके पास पैसा है, वो इन प्रसाधन सामग्रियों के बल पर और आकर्षक बन गया है। उसकी जो संपन्नता के बदबूदार ठीहों को कमनीय बना डाला है, संपन्नता के बदबूदार ठीहों को कमनीय बना डाला है। अगर कहीं बदबूदार ठीहें हैं तो उसे भी इस मेकअप ने ढक दिया है। दिल्ली में साधारण घोरों को दिल्ली प्रशासन टाइलों से इसीलिए सजाता है ताकि गंदगी छिपी रहे।
अब दिल्ली जो कॉरपोरेशन है वहाँ देखा जाता है कि जो नीचे से जो नाले बहते हैं जिसमें से काफ़ी बदबू आती है, देखने में काफ़ी बदबूदार है, गंदा है, उसे ऊपर से टाइल्स लगा कर सजा देते हैं। रंगीन बदबू अगर आए भी तो रहस्य की तरह अनिर्वचनीय बनी रहे। तो इससे क्या होता है, दिल्ली के गलियों से आप गुज़रते हैं तो बदबू अगर आती भी है तो रंगीन बदबू आती है, मतलब दिखेगा नहीं आपको, दिखेगा आपको रंगीन टाइल दिखेगा, लेकिन बदबू कहीं ना कहीं से आती ही है और वो रहस्य बनी रहती है, अनिर्वचनीय बनी रहती है। उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि कहाँ से आ रही है बदबू, लेकिन आती ज़रूर है। जो बात घोड़े के बारे में सच है वह चेहरे के बारे में भी सच है। अब देखिए, जो उन नालों के बारे में कहा जाता है, चेहरे के बारे में भी ये उतना ही सच है। परंपरागत रूप में सुंदर चेहरे अनेक कुरूप चेहरों की चमक के आगे फीके लगते हैं। प्रसाधन सामग्री ने कुरूपता कुछ ऐसे मिटाई है कि हर चेहरा एक सा नज़र आता है। जो हमारे परंपरागत रूप के चेहरे थे, जो सुंदर चेहरे थे, वो अनेक कुरूप चेहरों की चमक के आगे फीके लगते हैं। परंपरागत रूप में जो सुंदर चेहरे हैं वो अनेक कुरूप चेहरों की चमक के आगे फीके लगने लगे हैं। जिसका नेचुरल ब्यूटी है वो आजकल एकदम फीका लगता है, क्योंकि जो कुरूप हैं वो प्रसाधन तंत्र ने उन्हें इतना सुंदर दिखा दिया है कि जो नेचुरली ब्यूटीफुल है वो एकदम फीका लगने लगा है। प्रसाधन सामग्री ने कुरूपता कुछ ऐसे मिटाई है कि हर चेहरा एक सा नज़र आता है। देखिए, प्रसाधन सामग्री ने कुरूपता को इस तरह मिटा दिया है कि देखने में सभी चेहरा एक जैसा लगता है, सभी फाउंडेशन मेकअप वगैरह करके एक जैसे ही लगते हैं। इस क्रम में यह तो हुआ कि जिन्हें पुराने किस्म के नस्लवादी काला, नकटा, चुंदा आदि कहकर स्वयं को श्रेष्ठ माना करते थे, अवाक हुए हैं। किंतु यह भी हुआ है कि चेहरों की कुदरती विविधता गायब कर दी गई है। सौंदर्यीकरण की इस मुहिम में नाक, आँख, केश, होंठ आदि इच्छानुसार बनाए या बिगाड़े जा सकते हैं। अब देखिए, लेखक ने इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट जो देखा है वो ये है, इस क्रम में यह हुआ है कि पुराने किस्म के नस्लवादी, जैसे हम कहते हैं कोई काला है, कोई नकटा है, चुंदा है, ऐसा कहकर हम किसी का अपमान करते थे, वो अभी ऐसे दिखाई नहीं देता, सभी गोरे दिख रहे हैं। तो ऐसा कहना ही मुश्किल हो गया है कि कौन काला है, कौन चुंदा है। वो जो अपने आप को ये सब, दूसरों को ये सब कहकर श्रेष्ठ मानते थे, वो आज अवाक खड़े हैं। चेहरों की कुदरती विविधता गायब कर दी गई है। कुदरत ने जो चेहरों की विविधता दी है, कुदरत ने हर एक चेहरे को अलग अलग रूप में ढांचा दिया है, वो गायब हो गई है। सौंदर्यीकरण की इस मुहिम में नाक, आँख, केश, होंठ आदि इच्छानुसार बनाए या बिगाड़े जा सकते हैं। आजकल क्या है, आपको नाक चाहे बना सकते हैं, आँख बना सकते हैं, केश बना सकते हैं, होंठ, सभी कुछ। हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। आपको अपने होंठ का शेप पसंद नहीं है तो कर सकते हैं आप अपने होंठ का, नाक का, इतना सारा मॉडिफिकेशन, इतना सारा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है आपके चेहरे का। तो यही लेखक इसमें, इस लेख में लेखक आखिर यही कहते हैं कि स्त्री केवल एक त्वचा मात्र बनकर रह गई है, रिड्यूस हो गई है, उसका वैल्यू रिड्यूस हो गया है। कहाँ स्त्री को हम एक अलग मान्यता देते थे, स्त्री को उसके व्यक्तित्व के आधार पर, उसके आत्मनिर्भरता के आधार पर, उसके जो ममतामयी स्त्री थी, या फिर उसकी जो स्वभाव के आधार पर, उसके बिहेवियर के आधार पर हम स्त्री को एक मानक देते थे, वो आज केवल त्वचा बनकर रह गई है। और इसमें लेख में एक पॉजिटिव चीज़ जो लेखक ने देखी है वो ये है कि प्रसाधन सामग्री ने हर एक का चेहरा एक जैसा बना दिया है। अब इस क्रम में ये हुआ कि जो पुराने किस्म के नस्लवादी काला, नकटा, चुंदा आदि कहकर स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, वो आज चकित रह गए हैं, क्योंकि सभी एक जैसे लग रहे हैं, सभी गोरे लग रहे हैं, सभी का चेहरा आकर्षक दिख रहा है। अब किसे काला बुलाएं, किसे नकटा बुलाएं, तो ये एक अच्छी बात हुई है लेखक के अनुसार। तो वो आगे कहते हैं,
त्वचा और चेहरे के सौंदर्यीकरण की इस मुहिम की सबसे बड़ी शिकार स्त्री है। ये जो फेस के लिए और स्किन के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये जो ड्राइव है, ये जो कैंपेन चलता है, उसकी सबसे बड़ी शिकार स्त्री है। हालांकि पुरुषों के लिए भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी शिकार तो स्त्री ही है। उसे मानवीय अधिकार और सम्मान देने की जगह उसे एक आकर्षक वस्तु में बदल दिया गया है। ये दुख की बात है कि स्त्री को मानवीय अधिकार और सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसे एक आकर्षक वस्तु के रूप में बदल दिया गया है। हर विज्ञापन में, यहाँ तक कि टायर या पेंट के विज्ञापन में स्त्री बैठा दी गई है। देखिए, पेंट और टायर के एडवर्टाइजमेंट में वहाँ पे भी स्त्री को बिठा दिया गया है। वही विक्रेता है, वही खरीदार। विज्ञापन जगत में स्त्री एक अति की तरह है। एडवर्टाइजमेंट फील्ड में स्त्री के बिना मानो उनका जीना ही हो नहीं सकता। स्त्री के बिना मानो एडवर्टाइजमेंट्स का अस्तित्व ही संभव नहीं है। यह जाति विज्ञापन शास्त्र की एकमात्र उपलब्धि है। स्त्री विज्ञापनों का सबसे बड़ा औजार है। इसलिए भी शायद स्त्रियों का होना इतना सहज लगता है कि उपभोक्ता आसानी से ढेर हो जाता है। अब ये लेखक कहते हैं कि ये जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो अगर पेंट खरीदने आता है या फिर टायर खरीदने आता है और उस एडवर्टाइजमेंट में भी जब स्त्री को देखता है, तो शायद वो इतना सहज लगती है स्त्री का होना, उसका वहाँ होना, कि वो बिक्री में आसानी हो जाती है। शायद इसलिए स्त्रियों का होना सहज लगता है कि उपभोक्ता आसानी से ढेर हो जाता है। अब विज्ञापनों का लक्ष्य ही क्या है? कंज्यूमर्स को ढेर करना। अब विज्ञापनों का आखिरी लक्ष्य है ही क्या? उपभोक्ताओं को आसानी से पटा लेना। प्रसाधन सामग्री के विज्ञापनों के देहवाद ने स्त्री देह को आकर्षक बनाकर चौराहे पर टांग दिया है। इसे सच का एक पहलू कहा जा सकता है। स्त्री के प्रति तमाम परंपरागत बोध और प्रतिक्रियाओं को किसी कानून या आंदोलन ने उतना झटका नहीं दिया जितना विज्ञापनों ने, खासकर प्रसाधन सामग्री के विज्ञापनों ने दिया है। यह सच का दूसरा पहलू है। अब देखिए, एक और पॉजिटिव चीज़ जो ये देखते हैं, इससे पहले के पार्ट में हमने देखा कि एक पॉजिटिव चीज़ जो लेखक देखते हैं कि जो नस्लवाद है, दूसरों को काला, चुंदा आदि कहकर पुकारते थे, उनकी बोलती अब बंद हो गई है, क्योंकि सभी एक जैसे गोरे दिखने लगे हैं इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारण। अब ये दूसरी बात वो करते हैं कि सच का एक पहलू ये भी है कि स्त्री के प्रति जो तमाम परंपरागत बोध थे, प्रतिक्रियाएं थी, उसे बदलने में इस प्रकार के विज्ञापन काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। विज्ञापनों में स्त्री को एक नए सौंदर्य शास्त्र का औजार बनाते हुए उसके शोषण के नए आयाम खोले हैं, किंतु यह भी सच है कि समाज में स्त्री की दावेदारी को बढ़ाया है। स्त्री को रसोई से बाहर निकालकर प्रोजेक्ट करने में इस प्रकार के विज्ञापन काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। वही लेखक कहते हैं, हर तरफ दिखने वाली स्त्री की छवि स्त्रियों को चौकों चूल्हों से बाहर निकालने में किसी हद तक मददगार भी हुई है। देखिए, हर तरफ दिखती है स्त्रियां, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स में इतनी अधिक स्त्रियों की छवि दिखती है कि हमें लगता है कि हाँ, स्त्री चौके चूल्हे से बाहर निकल गई है। जिन समाजों में पर्दा प्रथा है, वहाँ स्त्री छवि के हमले से पैदा होने वाले सांस्कृतिक झटकों को देखा जा सकता है कि कैसे विज्ञापन समाज में एक नया उपद्रव पैदा करते हैं और दृष्टिकोण बदलते हैं। अब ये एक पॉजिटिव बात और देखते हैं लेखक कि दृष्टिकोण बदलना, लोगों का एटीट्यूड बदलना, ये एडवर्टाइजमेंट्स के कारण हो सका है। कि पहले स्त्री पर्दे में रहती थी, उसका दायरा केवल रसोई तक था या फिर घर के अंदर ही था, लेकिन इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स में इतनी सारी स्त्रियों की उपस्थिति समाज के दृष्टिकोण को बदलने में काफ़ी मददगार हुई है।
लोगों को लगने लगा है कि हाँ, स्त्री छिपा कर रखी जाने वाली कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि सभी जगह विज्ञापनों में स्त्री की छवि नजर आने लगी है। प्रसाधन सामग्री की क्रांति ने हमारे समाज के लगभग सभी स्तरों को चपेट में ले लिया है। त्वचा और चेहरे भर के सौंदर्य शास्त्र ने भले स्त्री को एक निर्लज प्रतीक में ढालकर पुरातन आत्माओं को कष्ट दिया हो, किंतु उसने स्त्री को एक कृत्रिम व्यक्तित्व भी दिया है, जो सूर्यम पश्या की लाजवंती की लाज को बंधन नहीं मानता। समाजशास्त्री ऐसा मानते हैं, हम हजार नाक भौं सिकोड़ें चिढ़ें चिल्लाएं, किंतु प्रसाधन सामग्री और विज्ञापन ने मिलकर हमें एक नया रूप सौंदर्य दिया है, जिसके साथ हमारे रिश्ते अभी तक सामान्य नहीं बने हैं। प्रसाधन सामग्री की क्रांति ने हमारे समाज में हर एक स्तर पर बदलाव लाया है। त्वचा और चेहरे भर के सौंदर्य शास्त्र ने भले स्त्री को निर्लज प्रतीक के रूप में ढाल दिया है, पुरातन आत्माओं को कष्ट दिया है, किंतु स्त्री को एक कृत्रिम व्यक्तित्व भी दिया है। स्त्री को एक कृत्रिम व्यक्तित्व भी दे दिया है इस प्रसाधन शास्त्र के तंत्र ने। सूर्यपश्या की लाजवंती की लाज को बंधन नहीं मानता, ये नया सौंदर्य शास्त्र। लाजवंती जहाँ सूर्य के स्पर्श से, सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही लज्जा जाती थी, वो बंधन आज नहीं है। समाजशास्त्री ऐसा मानते हैं, हम चाहे नाक भौं सिकोड़ें चिढ़ें चिल्लाएं, किंतु प्रसाधन सामग्री और विज्ञापन ने मिलकर हमें एक नया रूप सौंदर्य दिया है, जिसके साथ हमारे रिश्ते अभी तक सामान्य नहीं बने हैं। हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, इस नए रूप सौंदर्य को, जहाँ हमारे सामने एक काफ़ी खूबसूरत स्त्री उभर कर खड़ी हो जाती है, जो काफ़ी कोमल है, जो काफ़ी फ्रेश है और सुंदर है देखने में, बच्चों के जैसा उसकी त्वचा है। और ये रूप सौंदर्य हमारे मन में इतनी बैठ गई है, सभी जगह दिखने को है, लेकिन हम अभी लेकिन मानसिक रूप से हम अभी उसके साथ तादात्म्य नहीं प्राप्त कर पाए हैं। मन ही मन हम चाहते हैं कि वह आकर्षक स्त्री हमारे पास हो, जो एक महक में नहा रही है, किंतु प्रकटतः हम वैसा कभी नहीं कहते। हम इस नए रूप सौंदर्यवाद के शिकार हो चुके हैं। वह इतना हावी है कि विवाह से पहले या पार्टी में जाने से पहले हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं और प्रेजेंटेबल होकर जाते हैं। अब देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट्स में सुंदर स्त्रियां आती हैं, हमारे मन में ये इच्छा जागृत होती है कि वो हमारे पास ही आकर रहें, वो हमारे पास उसी तरह की अट्रैक्टिव लेडी आ जाए। और ये इतना रूप सौंदर्य के और हम इस नए रूप सौंदर्यवाद के इतने शिकार हो गए हैं, और ये इतना हावी हो गया है ये नया रूप सौंदर्य हमारे व्यक्तित्व में, कि किसी भी फंक्शन में जाने से पहले हम अपने आप को ब्यूटी पार्लर में जाना अनिवार्य समझते हैं, ताकि हम प्रेजेंटेबल हो। नए सौंदर्य शास्त्र ने देह के सौंदर्य को ही एकमात्र सौंदर्य सिद्ध किया है, और हमारे समाज ने उसे चुपके से बहुत दूर तक स्वीकार भी कर लिया है। अब देखिए, इस नए सौंदर्य शास्त्र ने देह के सौंदर्य को ही सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दिया है, और हम माने या ना माने, हम भी ये स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जितना आकर्षण आज हमारे समाज में ग्लैमर चकाचौंध का है, उतना चिंतन और विचार का नहीं है। चिंतन और विचार ये तो कहाँ पीछे छूट गए। हमारा ये जो नया रूपवाद है, सौंदर्यवाद है, केवल एक देहवाद में सीमित हो गया है। हम माने या ना माने, इंटेलिजेंट होना, स्त्री का आत्मनिर्भर होना, इंटेलिजेंट होना, ब्रेव होना, ये सब कहाँ चला गया है। ये सब चिंतन और विचार की बातें हैं, ये कहाँ पीछे छूट गई है। और आज केवल स्त्री का गोरा दिखना, ताज़ा दिखना, आकर्षक दिखना, बस यही महत्व पाने लगे हैं। तो अब यही पचौरी जी कहते हैं कि हम अपने आसपास सामान्य स्त्रियों को देखते हैं हमारे जीवन में, रियलिटी क्या है, और मीडिया ये रियलिटी से अलग हटकर ये जो वर्चुअल रियलिटी है, जो हाइपर रियल क्रिएट करता है, वो क्या है, वो समझने और समझाने की कोशिश पचौरी जी करते हैं
कि आप अपने घर में देखिए, आपकी माँ है, बहन है या फिर आपकी पत्नी है, ये सब तो साधारण स्त्रियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप फिल्मों में देखें, सीरियलों में देखें, एडवर्टाइजमेंट्स में देखें, एक काफ़ी भयानक सुंदर स्त्री उठ खड़ी हुई है। तो ये रियलिटी से कितनी दूरी पर है। लेकिन हर एक एडवर्टाइजमेंट में, हर एक फिल्म में, हर एक सीरियल्स में इसी प्रकार की भयानक आकर्षक सुंदर स्त्रियां नज़र आती हैं। तो ये जो सामान्य व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति है, उसके मन में नेचुरली ये मोह उत्पन्न होता है कि मेरी बीवी भी ऐसे हो, मेरी पत्नी भी ऐसे हो, मेरी बहन, मेरी माँ ऐसे ही आकर्षक लगे। और लड़कियों के मन में भी ये होता है कि मैं भी उसी तरह हूँ, मेरी त्वचा भी उसी तरह स्वच्छ हो, ताज़ा हो, फेयर हो, और इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और हम बाज़ार के इस तंत्र के चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसी और हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए पचौरी जी ने ये लेख लिखा, और आप जैसे टीनेज छात्रों के बीच ये लेख आया है, क्योंकि जैसे मुहांसलों का आना, पिंपल्स का आना आपके एज के मुताबिक होता है, हार्मोनल चेंज के मुताबिक होता है। उसे आर्टिफिशियल तरीके से लेसर करके या फिर क्रीम लगा कर हटाना किस हद तक बुरा हो सकता है आपके हेल्थ के लिए, इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिखाने के लिए ये व्यंग्यात्मक लेख पचौरी जी ने लिखा है। पचौरी जी अपने इस लेख में, इस व्यंग्य लेख में इस और हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि बाजार ने एक तरह की देहवादी विमर्श हमारे सामने खड़ा कर दिया है। स्त्री त्वचा या देह से आगे कोई अस्तित्व या गरिमा रखती ही नहीं। बाजार इसे मानने को ही तैयार नहीं। तो इसे क्या है, एक नया नस्लवाद पैदा हो गया है, और ये नया नस्लवाद हमारे रीतिकालीन नस्लवाद के समानता, और ये नया नस्लवाद हमारे रीतिकालीन समाज से समानता रखती है। तो ये व्यंग्य लेख जो है विज्ञापन जगत तथा जनता की मानसिकता पर गहरी दृष्टि डालती है। और सुधीश पचौरी जी की जो बेलाग टिप्पणियाँ हैं, जो धारदार विचार हैं, वो समसामयिक विडंबनापूर्ण विषय को काफ़ी अहमियत से हमारे सामने प्रस्तुत करती है।